1947 में दुनिया ने आधुनिक इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयावह घटनाओं में से एक देखी, भारत का विभाजन। एक ऐसा पल जिसने लाखों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन जमीन के इस सीधे सादे से दिखने वाले बंटवारे के पीछे ताकत, दर्द, विश्वासघात और इंसानी साहस की कहानियां छिपी थीं, जो पूरी तरह से कभी नहीं बताई गईं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सरहदों की नहीं है, यह उन लोगों के जीवन की कहानी है जिन्होंने इस अफरा तफरी को जिया है। विभाजन के बीज 1947 से बहुत पहले बोए गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने 200 सालों से ज्यादा समय तक भारत पर राज किया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद टूटने के कगार पर था। अंग्रेज थक चुके थे, भारत बेचैन हो गया था। सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस विशाल जमीन पर किसका राज होगा। फिर आए तीन ताकतवर लोग, जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, ओनल इंडिया मुस्लिम लीग की आवाज, और महात्मा गांधी, अहिंसक प्रतिरोध के प्रिय व्यक्ति। शुरुआत में उम्मीद थी, एक अखंड भारत की उम्मीद, एक ऐसा भारत जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सभी लोग मिलजुल कर एक राष्ट्र के रूप में शांति से रह सकें। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे मतभेद भी बढ़ते गए। गांधी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रतीक, ने एक संयुक्त भारत की कल्पना की थी, लेकिन जिन्ना के विचार अलग थे। उन्हें डर था कि हिंदू बहुल देश में मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। उनके शब्दों में, हम एक कौम हैं और हमें अपना एक अलग देश चाहिए। और इस तरह असंभव के लिए मंच तैयार हो गया, विभाजन। लेकिन यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। लॉर्ड लुई माउंटबेटन का आगमन हुआ, जो भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे। उनका काम अंग्रेजों की वापसी की देखरेख करना और यह सुनिश्चित करना था कि यह बदलाव सुचारू रूप से हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, माउंटबेटन को दुनिया के सबसे जटिल क्षेत्रीय विभाजनों में से एक को अंजाम देने के लिए केवल कुछ महीने दिए गए थे। किसी ने भी उस अराजकता का अंदाजा नहीं लगाया था जो आगे होने वाली थी। और यहां पहला आश्चर्य है, माउंटबेटन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की योजना बनाने के बजाय सबसे तेज समाधान चुनने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जल्दी से चले जाना चाहते थे और माउंटबेटन पर इस मुद्दे को जल्दी से हल करने का दबाव था। नतीजा, एक जल्दबाजी में बनाई गई विभाजन योजना। आखिरकार उन्होंने कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर नई सीमाएं खींच दी। सावधानी पूर्वक योजना बनाने का समय नहीं, बातचीत का समय नहीं, और यह विनाशकारी साबित होगा। अगस्त 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की गई। रेडक्लिफ रेखा, जिसका नाम इसे बनाने वाले ब्रिटिश वकील के नाम पर रखा गया था, ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक शांतिपूर्ण विभाजन के रूप में सोचा गया था, वह एक भयावह विभाजन बन गया, जिसने परिवारों को तोड़ दिया, समुदायों को विभाजित कर दिया और अभूतपूर्व पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। सबसे चौंकाने वाली बात, सीमाएं वहां रहने वाले लोगों के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की परवाह किए बिना खींची गई थी। पूरे गांव, समुदाय और परिवार बीच में ही बंट गए। सीमा के एक हिस्से में एक ईसाई परिवार, उसके ठीक सामने एक मुस्लिम परिवार। जैसे ही सीमाएं खींची गईं, मानवीय कीमत तुरंत चुकानी पड़ी। 10 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। हिंदू और सिख भारत भाग गए, मुसलमान पाकिस्तान। सड़कों पर शरणार्थियों की भीड़ लग गई और ट्रेनें उनकी एकमात्र उम्मीद बन गईं। लेकिन कुछ ट्रेनें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं। हिंसा की भयानक घटनाओं में पूरे परिवार खत्म हो गए। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ इलाकों में परिवारों ने सिर्फ अपने प्रियजनों के साथ रहने के लिए अपना धर्म बदल लिया। एक हिंदू आदमी पाकिस्तान में अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए खुद को मुसलमान घोषित कर देगा। एक सिख महिला हिंसा के भयावहता से बचने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी था जिंदा रहना, धर्म नहीं। जैसे जैसे हिंसा फैलती गई, गांधी ने खून खराबा रोकने के लिए शांति के लिए उपवास किया।
इस बीच माउंटबेटन, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण बदलाव का वादा किया था, अपनी जल्दबाजी में बनाई गई योजना की विफलता के गवाह बन गए। वह नुकसान की भरपाई नहीं कर सके। वास्तव में जिस विभाजन की उन्होंने देखरेख की, वह तो बस शुरुआत थी। और यहाँ एक और मोड़ है। माउंटबेटन, जिन्हें उम्मीद थी कि वे एक सफल मिशन की महिमा के साथ वापस जाएंगे, को बाद में इस नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों को भी उनके जल्दबाजी में जाने के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे यह क्षेत्र अराजकता में डूब गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि माउंटबेटन का जल्दबाजी में लिया गया फैसला सिर्फ ब्रिटेन के दबाव के कारण नहीं था। असली झटका माउंटबेटन के निजी इरादे थे। भारत की आजादी से ठीक पहले माउंटबेटन ने नेहरू के साथ बातचीत की थी। वायसराय जा रहा था, लेकिन वह जानता था कि देश को उभरने में सालों लगेंगे। लेकिन माउंटबेटन ब्रिटेन लौटने के लिए बेताब था और अपनी जल्दबाजी में उसने ऐसे फैसले लिए जिनकी कीमत लाखों लोगों की जान गई। इसके अलावा माउंटबेटन की पत्नी एडविना का नेहरू के साथ घनिष्ठ संबंध था। जबकि इतिहासकार विवरणों पर बहस करते हैं, यह अक्सर अनुमान लगाया जाता है कि भारत के विभाजन में माउंटबेटन की भागीदारी उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हो सकती है, जो शक्ति और प्रतिष्ठा के बवंडर में लिपटी हुई थी। हिंसा के बीच एक और चौंकाने वाली घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांधी, वह व्यक्ति जिसने शांति और एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी, विभाजन के कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1948 में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु एक अखंड भारत के टूटे हुए सपने का प्रतीक थी और उनकी अनुपस्थिति ने राष्ट्र के हृदय में एक बड़ा सा छेद छोड़ दिया। और इस तरह 1947 में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। दो राष्ट्र, दो पहचान विभाजन की राख से पैदा हुए। लेकिन विभाजन के जख्म कभी ठीक नहीं हुए। यादें बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। आज तक परिवार बंटे हुए हैं। भावनात्मक नुकसान को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। और जैसा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच की आधुनिक सीमाओं को देखते हैं, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या चीजें अलग हो सकती थीं? क्या हो अगर इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया होता? 1947 में भारत का विभाजन सिर्फ सीमाओं की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत की कहानी है, जिंदा रहने की, प्यार की और नुकसान की। यह एक याद दिलाता है कि संकट के समय में लिए गए फैसले पीढ़ियों तक गूंज सकते हैं। आज विभाजन की यादें भारत और पाकिस्तान की पहचान को आकार देती रहती हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है, विभाजन की कीमत हमेशा एकता की कीमत से ज्यादा होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो इसे शेयर करें और दुनिया को इतिहास की अनकही कहानियों को याद रखने दें।